हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के साइंस कोचिंग। दोस्तों, मैं फिर आज आपके सामने उपस्थित हूं संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को लेकर। और संविधान का वह भाग है राज्य के नीति निर्देशक तक, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसको दोस्तों शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं। तो डीपीएसपी को हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित किया गया है। और दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का यह मेरा दूसरा वीडियो है। आप यदि पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इसके बाद इस वीडियो को देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, पहले वीडियो में हम अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 43 तक को पढ़े हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 44 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक के प्रावधानों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, संविधान को हमें कभी भी पढ़ना चाहिए तो 3 एंगल से पढ़ना चाहिए। तो 3 एंगल कौन कौन? 3 एंगल है दोस्तों। पहली एंगल तो यह है कि पीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए। दूसरी एंगल है मेंस परीक्षा के एंगल से पढ़ना चाहिए। और तीसरी दृष्टिकोण है इंटरव्यू के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए। दोस्तों, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे अनुभव है। मैं 56 से 59 में बीपीएससी में इंटरव्यू तक पहुंचा। फाइनल रिजल्ट में कुछ अंकों से मैं चूक गया। अभी 64वीं बीपीएससी में मेंस दे के आया हूं, उसके रिजल्ट का मुझे इंतज़ार है। यदि उसमें पास होता हूं तो इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो इस तरह से दोस्तों मुझे कुछ अनुभव है और अपने अनुभव के आधार पर हम कहते हैं, या मेरे जैसे कोई और भी स्टूडेंट होंगे जो हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको हवाला देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह खुद जानते होंगे कि संविधान किसी भी स्तर पर जो है महत्वपूर्ण है, चाहे वो पीटी का स्तर हो या मुख्य परीक्षा का स्तर हो या इंटरव्यू का स्तर। तो दोस्तों, आप कहिएगा कि तीनों स्तर पर क्या 3 नज़रिए से संविधान को पढ़ना चाहिए? बिल्कुल, 3 नज़रिए से पढ़ना चाहिए। जहां पर पीटी का जो नज़रिया है दोस्तों, और पीटी में आपको सिर्फ जो है सो आपको इस तरह से पढ़ना पड़ता है कि किस अनुच्छेद में क्या लिखी गई है। जबकि मेंस में जो है दोस्तों, उसमें आपको अपनी नज़रिया भी उसमें सम्मिलित करना पड़ता है और बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है। और इंटरव्यू में तो छोटी से छोटी बात का भी जानकारी आपको रहना चाहिए, यानी कि बहुत गहन अध्ययन की जरूरत है। दोस्तों, अभी तक यदि आप हमारे वीडियो को देखिएगा तो हम हर वीडियो में जो है हम पीटी के स्तर नहीं, हम इंटरव्यू तक के स्तर को लेकर के हम सभी पार्टों को दिखाने का और समझाने का प्रयास किया है। यदि आप वीडियो को देखिएगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। अभी जो दोस्तों हम बात करेंगे अनुच्छेद 44 से, हम इसमें भी इसी तरह का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात ये कीजिए कि पीटी के स्तर से क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, पीटी के स्तर से आपको जो पढ़ना चाहिए वो सारे के सारे हम बोर्ड पर लिख चुके हैं। आप इस बोर्ड पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। बस इसमें जो लिखी गई है यही आपको जो है सो पीटी के परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। आपसे यह पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 46 में किसका वर्णन किया गया है, या आपको यह पूछा जाएगा कि समाज के पिछड़े वर्गों के लिए, उसके शिक्षा के लिए, उसके आर्थिक हितों के लिए विशेष प्रावधान करने का व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो अनुच्छेद 46 होगा। ठीक है दोस्तों, या आपको यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत 6 वर्ष तक के बच्चों के बाल्यकाल के देखरेख एवं उसके शिक्षा एवं उसके स्वास्थ्य के देखरेख की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 45 होगा। या आपको यह कहेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सामान्य नागरिक संहिता की बात की गई है। तो अनुच्छेद 44 होगा। या आपको यह कहा जाएगा कि अनुच्छेद 44 के तहत किस चीज की प्रावधान की गई है। तो आप क्या कहिएगा? सामान्य नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया।
इस तरह से दोस्तों ये तो पीटी के दृष्टिकोण से हुआ, लेकिन मेंस के दृष्टिकोण से जब आप चलेंगे तो आपको इसकी विशेषता बताना होगा, इसके और भी संवैधानिक पहलुओं को बताना होगा, ठीक है। और मेंस के दृष्टिकोण में तो बहुत बारीकी नॉलेज होना चाहिए इंटरव्यू के स्तर पर। तो आपको संविधान को तीनों स्तर से तैयार करना है, पीटी के स्तर से, मेंस के स्तर से और इंटरव्यू के स्तर से। दोस्तों आप यदि किसी एक्सपर्ट के एडवाइस को देखिएगा, सलाह को देखिएगा, तो आपको यही सलाह देंगे कि मेंस परीक्षा का भी तैयारी जो है वो पीटी के साथ साथ करते रहना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो अनुच्छेद 44 से बात करेंगे दोस्तों। तो अनुच्छेद 44 में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य अपने नीति निर्माण में, जब अपना नीति निर्माण करेंगे तो यह ध्यान रखेंगे कि संपूर्ण देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करें। अब एक समान नागरिक संहिता का मतलब हुआ कि जब देश में सभी लोग रहते हैं, सभी एक ही देश में रहते हैं, तो सभी लोगों के लिए एक जैसा नियम क्यों नहीं है। और एक जैसा नियम है दोस्तों, 98% मामलों में एक जैसा नियम है। सिर्फ कुछ मामलों में आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत अलग नियम है। जैसे आप देखेंगे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी किसी भी धर्म के लोग हो, यदि वो किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन करता है, किसी प्रकार का जुर्म करता है, तो उस जुर्म के लिए सभी लोगों को एक ही प्रकार के सजा देने का प्रावधान है। तो हम कैसे नहीं कह सकते हैं कि एक कानून से ही सभी लोग चलते हैं, सभी लोगों के लिए एक जैसा ही कानून है। लेकिन हाँ दोस्तों, थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि आप कुछ मामलों में देखेंगे, जैसे कि विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार, इन मामलों में जो है सो थोड़ा बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत अलग नियम से चलते हैं। जैसे कि आप इस्लामों में देखेंगे, मुस्लिमों में देखेंगे, वह जो है विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार, ये सब जो नियम है, ये सभी नियम जो है उनके अपने शरीयत के हिसाब से चलता है, शरीयत के नियम से चलता है। और यही हमेशा विवादास्पद रहा और हमेशा यह बोलने के लिए बनता है कि हमारे देश में सामान्य नागरिक संहिता नहीं है। तो दोस्तों जब सामान्य नागरिक संहिता की बात करते हैं तो आजकल जो काफी प्रचलित रहा, 2019 ईस्वी में 3 तलाक पर कानून भी बना। तो ये 3 तलाक का मामला जो है सो सामान्य नागरिक संहिता से जुड़ी हुई बातें हैं। तो जब बातें सामान्य नागरिक संहिता की होती है तो यहां पर दोस्तों शाहबानो और सायरा बानो का जो मुकदमा है, उस मुकदमे के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। और वह मुकदमा जो है वो डायरेक्ट हमें सामान्य नागरिक संहिता की ओर ले जाता है। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। दोस्तों जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा में यह चर्चा उठा था कि सभी लोगों के लिए एक जैसा नियम हो, सभी लोग एक नियम से ही चले। लेकिन उस समय संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा ऐसा कहा गया कि सामान्य नागरिक संहिता जो है अभी लागू नहीं किया जाए, क्योंकि अभी देश में शिक्षा का स्तर बहुत कम है, बेरोजगारों की संख्या है। धीरे धीरे जब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो हम सामान्य नागरिक संहिता लागू कर लेंगे। और तब से दोस्तों हमेशा से सामान्य नागरिक संहिता का मांग जो है एक मुद्दे के रूप में रहा है। तो शाहबानो और सायरा बानो का जो केस है
इसके बारे में जानना चाहिए हम लोगों को। तो दोस्तों, शाहबानो एक महिला थी। इनके पति जो थे मोहम्मद अहमद खान, मध्य प्रदेश में एक बहुत प्रसिद्ध वकील थे। मोहम्मद अहमद खान शाहबानो को तलाक दे देते हैं, और जब तलाक देते हैं, 70 के दशक की बात है, तब शाहबानो की आयु जो है लगभग 69-70 साल की थी, और उसके 5 बच्चे थे। आप जरा सोचिए दोस्तों कि उस आयु में वह महिला कहां जाएगी, क्या करेगी। ऐसी स्थिति में शाहबानो एक मुकदमा करते हैं मोहम्मद अहमद खान पर, और वह मुकदमा जो है शाहबानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान के नाम से काफी प्रचलित है। और इस मुकदमा में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया, ठीक है दोस्तों। और निर्णय देने से पहले आप यह समझिए कि शाहबानो ने इस मुकदमा के तहत मांग क्या किया था। दोस्तों, इस्लाम धर्म में तलाक देने के बाद इद्दत की अवधि तक, यह लगभग जो है 3-3.25 महीने का माना जाता है, इद्दत की अवधि तक भरण पोषण करने के लिए महिला को खर्चा दिया जाता है, उसके बाद खर्च नहीं दिया जाता है। इस तरह के व्यवस्था प्रचलित है। अब आप समझिए कि 90 दिन, 95 दिन, 100 दिन तक खर्चा देगा, उसके बाद नहीं देगा। वह 70 वर्ष की महिला, 5 बच्चों की माँ क्या करेगी, कहाँ जाएगी। तब वो अदालत में यह मांग करते हैं कि उसको जीवन भर के लिए भरण पोषण भत्ता मिले। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल मुस्लिम महिलाओं को तलाक देने पर उसे जीवन पर्यंत भरण पोषण भत्ता मिलना ही चाहिए। यह जजमेंट 1985 ईस्वी की है। 1986 ईस्वी में हमारे देश में राजीव गांधी के सरकार रहते हैं, और राजीव गांधी सरकार जो है तुरंत एक अधिनियम पारित कराते हैं, मुस्लिम महिला तलाक भरण पोषण भत्ता अधिनियम। और उस अधिनियम के तहत 1985 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को बिल्कुल मानने से इनकार कर देते हैं। तब दोस्तों, एमएन लतीफी वर्सेस भारत सरकार मुकदमा में एमएन लतीफी शाहबानो के वकील रहते हैं, और शाहबानो के वकील एमएन लतीफी महोदय सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपील करते हैं। उस अपील में सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय देते हैं कि शाहबानो ही नहीं बल्कि इनके जैसे और भी बहुत सारी महिलाओं को भरण पोषण भत्ता जरूर मिलना चाहिए, और तब तक मिलना चाहिए जब तक कि उस महिला की कोई दूसरी शादी नहीं हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों, आप क्या देख रहे हैं, आप यह देख रहे हैं कि हम धीरे धीरे जो है सो सामान्य नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहे हैं। ये तो शाहबानो मुकदमे की बात है। अब आइए हम लोग बात करते हैं सायरा बानो वर्सेस भारत संघ मुकदमे की बात हम लोग करते हैं। 24 अगस्त 2017 ईस्वी को शाहबानो वर्सेस भारत सरकार वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के बेंच एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, और उस ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि 3 तलाक जो मुद्दा है वो इस्लाम में, वह इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है,
और यह भारतीय संविधान के विरुद्ध तो है ही, साथ ही इस्लाम के मूल सिद्धांत के भी विरुद्ध है। अतः यह गैर कानूनी है और उस पर सरकार को कानून बनाने का आदेश दिया दोस्तों। अब ये तीन तलाक की जो बात है दोस्तों, तीन तलाक के बारे में भी समझना जरूरी है। इस्लाम धर्म में तलाक के तीन रूप होते हैं, तलाके हसन, तलाके अहसन और तलाके बिद्दत। तलाके बिद्दत उस तलाक को कहते हैं जब एक ही बार में तलाक 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 तीन बार बोल देते हैं, इस तलाक को तलाके बिद्दत कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि तलाके बिद्दत जो है वो तलाक का बिगड़ा हुआ रूप है, जो आधुनिक काल में लोग जो है फोन के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से इस तरह से जो है तलाक 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 बोल देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है संज्ञान लेते हुए सरकार को आदेश दिया कि तलाके बिद्दत यानी कि एक ही बार में तीन तलाक देने पर सरकार जल्दी से जल्दी कानून बनाए। और दोस्तों 2019 ईस्वी में संसद ने तीन तलाक पर रोक लगा दिया और कानून बना दिया कि तीन तलाक देने वाले लोगों को कम से कम 3 वर्ष की सजा होगी। तो इस तरह से दोस्तों हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोग सामान्य नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहे हैं। तो अनुच्छेद 44 की बात जब हम लोग करेंगे, जिसमें सामान्य नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश सरकार को देते हैं हमारा संविधान, इसमें हम लोग सामान्य नागरिक संहिता से जुड़े हुए विवादों को जब समझ लेते हैं, यही हुआ इंटरव्यू का मुद्दा और यही हुआ मुख्य परीक्षा का मुद्दा। यदि दोस्तों कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट इंटरव्यू में चला जाए तो मुस्लिम कैंडिडेट से तो पूछते ही पूछते हैं, बल्कि हिंदू कैंडिडेट से भी इंटरव्यू में तीन तलाक पर प्रश्न पूछते हैं, ताकि वो देखना चाहते हैं कि मुस्लिमों के प्रति इनकी सोच कैसा है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग अगले अनुच्छेद की बात करते हैं। दोस्तों हम बहुत सारी बातें करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं कि इससे वीडियो हमारा काफी लंबा हो जाता है और हमारे दोस्तों को, दर्शकों को लगता है जैसे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम बहुत सारी बातें नहीं करते। तो चलिए अभी हम लोग अनुच्छेद 45 की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम लोग पूरे अनुच्छेद को देखते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 45 की ओर देख लीजिए दोस्तों। अनुच्छेद 45 में यह बातें की गई है कि राज्य जो है सो 6 वर्ष तक के बच्चों के बाल्यकाल की देखरेख करेंगे, उसके शिक्षा और उसके स्वास्थ्य का देखरेख करेंगे और उसके लिए उपाय करने का प्रयास करेंगे। और ये जो बातें हैं, ये बातें 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद ऐसा हुआ दोस्तों। 2002 से पहले अनुच्छेद 45 में लिखा गया था कि राज्य 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए उसके शिक्षा, उसके स्वास्थ्य और उसके बाल्यकाल की देखरेख करेंगे। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार में कर दिया गया, उसको मूल कर्तव्य में भी जोड़ दिया गया। इसीलिए दोस्तों नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 45 में जो है सो 6 वर्ष तक के बच्चों के बाल्यकाल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के देखरेख करने का प्रबंध राज्य को करने का निर्देश देते हैं। इसके बाद चले आइए दोस्तों अनुच्छेद 46 की बात कर लीजिए। और अनुच्छेद 46 एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है
और अनुच्छेद 46 में के द्वारा कहते हैं कि समाज के पिछड़े हुए लोग, सामाजिक दृष्टिकोण से दबे कुचले हुए लोग, खास करके एससी और एसटी के लिए राज्य विशेष शिक्षा का प्रावधान करेंगे, उनके आर्थिक हितों का प्रावधान करेंगे और उनको शोषण से बचाने के लिए नीति का निर्माण करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप देखेंगे अनुच्छेद 47 में चले आइए, और यह भी अनुच्छेद काफी महत्वपूर्ण है। और अनुच्छेद 47 के तहत राज्य को ऐसा करने के लिए कहते हैं कि राज्य सभी नागरिकों के लिए पोषाहार स्तर को बढ़ाएंगे, उसके जीवन स्तर को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उसके स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाने के लिए नीति का निर्माण करेंगे और मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधियों पर प्रतिबंध लगाएंगे। दोस्तों, आज कहीं भी शराब पर प्रतिबंध लग जाता है, जैसे बिहार सरकार पूर्ण शराबबंदी किए हुए हैं, तो बिहार सरकार इसी अनुच्छेद में दिए गए निर्देशों को पूरा करने के लिए पूर्ण शराबबंदी किए हैं। गुटखा पर प्रतिबंध लगाना, भांग पर, गांजा पर प्रतिबंध लगाना, ये सब जो प्रावधान होता है, ये अनुच्छेद 47 में दिए गए प्रावधान को पूरा करने के लिए ही राज्य ऐसा करते हैं। जीवन स्तर बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए सरकार कई प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे अभी जो आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को साल में 5 लाख रुपया तक के इलाज कराने का प्रावधान किया गया है। वो इसी अनुच्छेद में दिए गए प्रावधान को, स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के प्रयास को सरकार कर रही है। इस तरह के बहुत सारे कार्य हैं। जब आपको एक पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछेगा, मेंस में ऐसा पूछा जाता है कि सरकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पूरा करने के लिए क्या क्या कर रही है, अनुच्छेद 47 को पूरा करने के लिए क्या क्या कर रही है, अनुच्छेद 46 को पूरा करने के लिए क्या क्या किया है, अनुच्छेद 44 को पूरा करने के लिए क्या क्या किया है, तो सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को लिखना पड़ेगा दोस्तों। अभी हम सिर्फ अनुच्छेद में दिए गए प्रावधान की बात करते हैं। जब मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से ही सिर्फ पढ़ाएंगे तो इन तमाम चीजों को प्रश्न बना करके उस प्रश्न का आंसर कैसे लिखेंगे, इस तरह से उसको डील करेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लीजिए अनुच्छेद 48। और अनुच्छेद 48 के तहत सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि जब आप नीति का निर्माण करेंगे तब आप कृषि और पशुपालन में आधुनिकता लाने के लिए नवीन खोज करने का प्रयास करेंगे और दुधारू पशुओं के वध पर, खास करके गाय के वध पर रोक लगाएंगे। इसका प्रावधान अनुच्छेद 48 में। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 48A देखेंगे, और जब ये ए है इसका मतलब क्या हुआ कि ये मूल संविधान में नहीं था, इसको संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और यह जो है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और 42वां संविधान संशोधन के तहत यह जोड़ा गया कि राज्य जो है पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, पर्यावरण के संरक्षण के लिए नीति का निर्माण करेंगे। तो अभी क्या है, आप देखे पिछले वर्ष आपने क्या सुना कि SB3 इंजन को हटा करके SB4 इंजन लागू हुआ। क्यों? पर्यावरण को बचाने के लिए। आप देख रहे हैं कि गाड़ियों को जो है प्रदूषण का लाइसेंस बनाने के लिए कह रहा है। क्यों? इसीलिए कह रहा है सरकार जो है 10 साल 15 साल पुराने डीजल इंजन को चलाने पर रोक लगा देता है। क्यों? इस अनुच्छेद को पूरा करने के लिए। आप दिल्ली में ऑड इवन का नियम सुने होंगे, ये इसी अनुच्छेद में दिए गए प्रावधान को पूरा करने के लिए सरकार करती है। इतना ही नहीं दोस्तों, सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, वन और वन्य जीव को भी संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है, और राज्य ऐसा नीति का निर्माण करते हैं। आप सुने होंगे सलमान खान जेल गए थे,
काला हिरण को जो मारने का उस पर आरोप लगा था, उसी में उनको सजा हुई थी। तो हमारे देश में सिर्फ मनुष्य ही नहीं, हमारे देश में जानवरों के लिए भी, जानवरों के हित के लिए भी सरकार को नीति निर्माण करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे अनुच्छेद 39 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, जैसे लाल किला हुआ, जैसे ताजमहल हुआ, इस तरह के जो स्मारक हैं, स्थान हैं तथा वस्तुएं हैं, इनके संरक्षण के लिए कानून बनाने का निर्देश देते हैं। अनुच्छेद 50 के तहत दोस्तों न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश सरकार को दी गई है। अनुच्छेद 51 बहुत अच्छा अनुच्छेद है दोस्तों, और यह जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद के तहत 4 प्रावधान की गई है। इनको जरा सा देखिए। राज्य को निर्देश दिया जाता है कि राज्य जो है सो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेंगे, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए नीति का निर्माण करेंगे, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों पूरे दुनिया के भलाई के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है। जैसे अभी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो WHO जो भी नियम बनाते हैं उसका पालन पूरे दुनिया को करना है। तो उसके पालन करने के लिए राज्य के जनता को सरकार प्रेरित करे। यही बातें जो है अनुच्छेद 51 के तहत की गई है। सिर्फ WHO नहीं, UNO, IMF, इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा बनाए गए नीतियों के पालन करने के लिए राज्य जो है वह जनता को उत्साहित करे, प्रेरित करे। ये बातें अनुच्छेद 51 के तहत है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करें। यानी राज्य जो है 2 या 2 से अधिक देशों के बीच अगर किसी तरह की विवाद होती है तो उसको निपटारा करने के लिए जो है शांतिपूर्ण ढंग से प्रयास करें। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि अनुच्छेद 44 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों कभी कभी विवाद होता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों में कौन बड़ा है। ये बातें जब हम लोग देखते हैं तो दोस्तों कुछ जो है सो ऐतिहासिक पहलुओं पर जाना पड़ता है। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों में कौन सा बड़ा है। अब ये बड़ा और छोटा का जो डिस्प्यूट है दोस्तों, यह शुरू होता है 1951 ईस्वी से। 1951 ईस्वी में मद्रास की एक लड़की रहती है चंपाकम दोराईचंद। चंपाकम दोराईचंद को वहां पर मद्रास में कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है और वह जो है मुकदमा दायर करती है और उस मुकदमा को हम लोग जो है चंपाकम दोराईचंद बनाम भारत संघ मुकदमे के नाम से जानते हैं। इस मुकदमा में 1951 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट यह जजमेंट देती है कि मौलिक अधिकार जो है वह नीति निर्देशक तत्व से अधिक सुपीरियर है। विवाद वहीं से शुरू होता है दोस्तों, और वहां जब सुप्रीम कोर्ट यह बात कह देती है कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व से अधिक सुपीरियर है, इसी बात को काटने के लिए उस समय प्रथम संविधान संशोधन होता है और प्रथम संविधान संशोधन 1951 में होकर हमारे संविधान के अनुच्छेद 31 में 2 पार्ट जोड़ा जाता है
अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B। और उसके तहत यह कह दिया जाता है कि नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 के द्वारा अनुच्छेद 39 में दी गई प्रावधानों को पूरा करने के लिए जो संसद कानून बनाएगी, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जाएगा और उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। इसके बाद दोस्तों पच्चीसवां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान के अनुच्छेद 31 में एक अनुच्छेद जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 31C, जिसके द्वारा यह कह दिया जाता है कि अनुच्छेद 31 के ए और बी के द्वारा बनाए गए जो कानून है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेद 39 पर जो सरकार कानून बनाती है, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि जब ये बातें होती है, उसके बाद दोस्तों मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का जो वाद होता है 1980 ईस्वी में, 1980 ईस्वी के इस वाद में यह कह दिया जाता है कि आप लोग ये मूल अधिकार बड़ा कि नीति निर्देशक तत्व बड़ा, इसमें कौन से झंझट में आप लोग लगे हुए हैं। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कोई किसी से बड़े नहीं है, बल्कि दोनों एक जैसा ही है। तो इस तरह से दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में यदि आप अंतर अगर देखते हैं, तो मौलिक अधिकार जो है वो न्यायालय के द्वारा स्थापित किया जा सकता है यदि उल्लंघन होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व में दिए गए प्रावधानों को पूरा यदि नहीं करती है सरकार, तो उसे न्यायालय द्वारा पूर्ति नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत अंतर है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व को पढ़ा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट को लेकर के। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।